नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम खबरों के साथ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भदौरिया के प्रथम कानपुर नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष को 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत करते हुए क्षत्रिय समाज का गौरव बताया। सनी सिंह और एडवोकेट पंकज राजावत के साथ पहुंचे और सैकड़ों पदाधिकारी ने जय मां भवानी, जय मां राजपूताना के जोरदार नारे लगाए, जोश भरने का कार्य किया। कानपुर जिला उपाध्यक्ष नवरंग सिंह ने बताया और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भदौरिया को तलवार भेंट कर पगड़ी पहनाई गई। वहीं लखनऊ से उनके साथ चलकर प्रदेश संगठन मंत्री पंकज सिंह राजावत ने कहा कि अब प्रदेश का माहौल बदलने वाला है, क्योंकि प्रदेश की कमान अब क्षत्रिय समाज के कुल भूषण मनोज भदौरिया जी को मिलने वाली है। सैकड़ों पदाधिकारियों के बीच प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सर्व समाज के उत्थान की दिशा में कार्य करेगी और महिलाओं की भागीदारी और संगठन में बढ़ाएगी। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा निर्धन असहाय वर्ग के उत्थान की दिशा में कार्य करने के लिए संकल्पित होकर कार्य करेगी और साथ ही संगठन में काम करने वालों को वरीयता दी जाएगी। वहीं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर मनोज भदौरिया ने कहा कि वह केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के प्रथम आगमन पर नगर निगम और नगर के विभिन्न चौराहे पर पुष्प फैलाए गए, काफिला का स्वागत किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कानपुर पहुंचे। बीच में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मनोज भदौरिया जी हैं, जिनको पार्टी ने और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे बीच में है। उन्हीं से जानते हैं आज शपथ ग्रहण हुआ है, किस तरीके देखते हैं। भैया सुदर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आपको पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की दी है, किस तरीके देखते हैं। हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारत 1887 इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय हरिवंश सिंह ने पूर्व सांसद भी रहे हैं। हमारे कामों को देखते हुए हम पहले कानपुर नगर के जिलाध्यक्ष थे। हमारे कामों को देखते हुए हमें सेंट्रल यूपी बुंदेलखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिसका मैं अब बड़ी ईमानदारी से और संगठन के विस्तार करने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप जो नए युवा हैं उनके लिए किस तरीके कार्य करेंगे। नवयुवकों को जोड़ने का काम किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और हम हमारे क्षेत्र में जितने भी जिले हैं सभी जिलों का दौरा करके एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। उसमें संगठन के विस्तार पर बेहद गंभीरता से विचार किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को और अनुभवी लोगों को भी साथ में रख कर काम करना है, जिससे संगठन मजबूती के हिसाब से उसका विस्तार हो। अच्छा, कहते हैं कि क्षत्रियों में जो है सांपों की गठरी मानी जाती है कि एक को बांधो एक छूटता है, बिखरपन होता है, तो इनके लिए कैसे जोड़ेंगे। वही इसीलिए हमें नियुक्त किया गया है, इसी पर काम करना है। इस सभी को संगठित और एकत्रित कैसे रखा जाए, उस पर मंथन भी चल रहा है और ये काम किया जाएगा। जो भी असंतुष्ट है उनको संतुष्ट किया जाएगा और ये जो कहावत है, इस कहावत को हम लोग निरर्थक साबित करेंगे। सभी क्षत्रियों को एक मंच पर और एक जगह लाकर ही जब तक ऐसा नहीं होता है हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। अच्छा, देखा जाए तो गरीब कन्याएं क्षत्रियों में बहुत गरीब भी होते हैं, तो उन जो गरीब कन्याएं हैं उनके लिए क्या। हमारे कार्यक्रम में ये भी शामिल है, जो भी निर्बल आय वर्ग के क्षत्रिय समाज के बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं या साधन संसाधन नहीं है, किसी तरह से उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, वह गरीब वर्ग की जो कन्याएं हैं, शादी में उनके अड़चन कोई आती है, उस पर भी काम किया जाएगा और शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो असहाय लोग हैं, निर्बल आय वर्ग के लोग हैं, उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था कैसे हो, उस पर कार्यक्रम बनाया जाएगा और इन कन्याओं का विवाह कैसे हो, किस तरह से आगे का जीवन ये जिए, इस पर भी काम किया जाएगा। अच्छा, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो उनके लिए क्या कहेंगे। हम बांग्लादेश में सरकार से अपील करते हैं, अपने भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से,
कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश में तो सोची समझी एक खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर भारत समेत दुनिया भर में गीता जयंती वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और दुनिया भर में पवित्र ग्रंथ गीता का प्रसार प्रचार किया जा रहा है। और महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के निर्देशन में दुनिया भर के ठीक 11 बजे सैकड़ों सेनानियों ने गीता का पाठ किया। जय श्री कृष्ण कृपा। आज गीता जयंती है और गीता जयंती लगातार सारे देश में, सारे राष्ट्र में महाराज श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा लगातार प्रत्येक जनपदों में, देश में भ्रमण करते हुए गीता जयंती का विद्यालयों में, कॉलेजों में, प्रत्येक जनपद में कार्य चल रहा है। आज गीता जयंती है। गीता जयंती की आज टाउन हॉल के मैदान से यहाँ से आज शोभा यात्रा अब शुरू होगी। 11 बजे महाराज श्री का उद्बोधन भी होगा 11 मिनट का, और उसके बाद यहाँ से शोभा यात्रा शिव चौक से भगत सिंह रोड से होती हुई नदी रोड चाणक्य भवन पर समापन होगा। वहां पर प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। इस प्रकार से आज यहाँ गीता जयंती के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैं यहाँ सभी आए हुए सभी तीनों को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कर्म करने का, एकता का, मानवता का, दिव्यता का संदेश देने वाली गीता, उसका गीता जयंती है। और विशेष रूप से पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जो लगातार गीता के लिए काम करते हैं, प्रवचन करते हैं, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर गीता का दिव्य ज्ञान लगातार प्रसारित करने का काम करते हैं। उन्हीं का विशेष आह्वान आज है कि 11 बजे पूरे देश भर के लोग एक साथ 3 जो श्लोक हैं उनका जाप करें। उसी निमित्त अपने मुजफ्फरनगर के सब लोगों के द्वारा ये आज कार्यक्रम यहाँ पर है। सारे स्कूलों में है, कॉलेजों में है, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा है। तो सही 11 बजे 3 श्लोक 11 दिसंबर ऐसा मिलाकर सबको करना है। उन 3 मंत्रों का जाप, जो 3 श्लोक हैं उनका जाप करके हमारे जीवन में शुद्धता हो, पवित्रता हो, कर्म के प्रति हम सब प्रेरित हों और ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें। ऐसा ये संकल्प हम सब आज। खबर मेरठ से है, जहां पर आपको बता दें कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू के साथ अत्याचार को लेकर तमाम देश के हिंदू संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में सुदर्शन न्यूज के संवाददाता ने पशुधन और दुग्ध विकास राज्य सरकार मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ जो है लगातार पूरे देश की अगर हम बात करें तो हिंदू संगठन जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा एक परिवार है। और जिस तरीके से, क्योंकि बांग्लादेश को शरण भारत ने देने को काम किया था, जब कोई बांग्लादेश को पूछ नहीं रहा था तो पूरा पैसा हर आम नागरिक के, देश के आम नागरिक ने बांग्लादेश को चंदा देकर उनको बसाने का, उनको संरक्षण करने का काम किया था। आज बांग्लादेश जिस तरीके से वहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है, उनको मारने का काम कर रहा है, उनको निकालने का काम कर रहा है, उसे याद आना चाहिए उस समय की जब बांग्लादेश की जनता को पाकिस्तान महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा था, चीत्कार हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में भारत देश ने ही बांग्लादेश को बचाने का काम किया, शरण देने का काम किया। आज बहुत खेद है, दुख भी है। इन परिस्थितियों को बांग्लादेश के लोगों को जो आज हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, ये दृश्य उनकी आंखों में जरूर आना चाहिए। हिंदुओं को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और हर उम्र की अगर महिलाओं की अगर हम बात करें बांग्लादेश के अंदर तो उन महिलाओं के साथ भी जो है वहाँ पर बर्बरता की जा रही है, उनके बलात्कार किए जा रहे हैं। देखिए, वास्तव में बहुत खतरनाक दृश्य है बांग्लादेश में हिंदुओं के सामने। और दुनिया आज इस कुत्सित मानसिकता को बांग्लादेश की देख रही है। दुनिया का टारगेट बांग्लादेश होगा, अब वहाँ हिंदू सुरक्षित होगा। सरकार को क्या कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? सरकार चिंता कर रही है। नहीं, अभी तक केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो अभी तक बांग्लादेश को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जबकि जो हिंदू संगठनों की अगर हम बात करें तो वो लगातार देश भर के अंदर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? सारे राजदूत काम कर रहे हैं और ये विषय बहुत गंभीर है। तो बिल्कुल ये इस वक्त हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद थे यहाँ पर पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह जी,
वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश सिंह रोशन के साथ मनीष शर्मा, सुदर्शन न्यूज, मेरठ। मथुरा रेलवे स्टेशन पर ऑल इंडिया लोको रीजनिंग स्टाफ एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी के साथ उत्तर मध्य रेलवे के जोन कार्यकारिणी के निर्देशानुसार देश भर के समस्त लोको लोभियों पर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। और ये जो आज जो प्रदर्शन हो रहा है वो रनिंग लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलटों के संबंध में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सेंट्रल कार्यकारिणी और जोनल कार्यकारिणी के निर्देशानुसार एक समस्त लॉबियों पर गेट मीटिंग के तहत धरना प्रदर्शन प्रायोजित किया गया। उसी के संबंध में आज मथुरा लॉबी के सामने भी इसको आयोजित किया जाना है। क्या मुख्य मांग है आपकी? इसमें मुख्य मांग है इस मीटिंग से संबंध में ये है कि जो ट्रेवलिंग अलाउंस जो बाकी रेलवे स्टाफ का टीए बढ़ता है, उसकी रेट जो बढ़ती है, उसके वाइस में रनिंग अलाउंस को जो किलोमीटर अलाउंस है उसकी भी रेट बढ़नी चाहिए। जो कि हर बार टीए की रेट तो बढ़ती है परंतु रनिंग अलाउंस की जो रेट है वो एक भेदभावपूर्ण तरीके से हर बार एक पेंडिंग में डाल दी जाती है, जिसको लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन अलारसा के माध्यम से बड़े संघर्ष के बाद हर बार प्राप्त किया जाता है। और इस बार भी 1 साल हो गई परंतु इस बढ़े हुए माइलेज रेट के संबंध में अभी तक हमारा निर्धारण नहीं हुआ। इसके विरोध में ये गेट मीटिंग के तहत प्रदर्शन किया जा रहा है कि सरकार इसको सेफ्टी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए कि इनको मानसिक तनाव ना मिले, इनको परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इनकी जो चीज़ें हैं जो भेदभावपूर्ण तरीके से रोकी जाती है और रोके जाना बंद करे और प्रॉपर तरीके से जो चीज़ मिलनी चाहिए वो सुरक्षा संरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि ये डिस्टर्ब ना हो, तो वो इस तरह से धरना प्रदर्शन की जरूरत ना पड़े, इस तरह से कोई गेट मीटिंग करने की जरूरत ना पड़े, स्वतः मिल जाए। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं धरने में आपके साथ? धरने प्रदर्शन में हमारे मथुरा जंक्शन लॉबी के समस्त लोको पायलट एवं असिस्टेंट लोको पायलट जो अपने मुख्यालय में उपस्थित हैं। बाकी मैक्सिमम लोग हैं वो ऑनलाइन ड्यूटी में चले जाते हैं क्योंकि हमें रेल परिचालन का भी ध्यान रखना पड़ता है और किसी तरह उसमें असुविधा ना हो इसका ख्याल रखते हुए जो लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं हेडक्वार्टर में वो सब लोग असिस्टेंट लोको पायलट एंड लोको पायलट सभी शामिल रहते हैं। हरदोई जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने नगर निगम हरदोई क्षेत्र में रैन बसेरों और अलाव का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने घर में बने रैन बसेरे और अलाव का निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नगरपालिका से संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि रैन बसेरों के गेट पर एक बैनर लगवाएं जिससे लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। 15 दिसंबर के बाद बारात घर के हाल में बिस्तर बिछवाए जाए ताकि जिससे अधिक लोग वहां पर ठहर सके। रैन बसेरों में पेयजल की उचित व्यवस्था भी रखी जाए और अलाव की व्यवस्था भी की जाए। वर्तमान में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और ठंड से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देशों के क्रम में रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरा जनपद हरदोई में सभी नगर पालिका परिषद और सभी नगर पंचायत क्षेत्रों में ऐसे स्थानों पर निर्मित कराया गया है जहां लोग आते हैं और उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई गई है। यहाँ हरदोई मुख्यालय पर भी 2 रैन बसेरे अभी तक बनाए गए हैं, एक रोडवेज के पास में और एक पीडब्ल्यूडी तिराहे के पास में, एक रेलवे स्टेशन के पास में भी है। तो इस प्रकार जो रैन बसेरे हैं उसमें रात में ठहरने वालों के लिए कोई असुविधा न हो, उसी को इंस्पेक्शन करने के लिए कल हमने शहर में अपने अधिकारियों के साथ दौरा किया और ये भी देखा कि अलाव किन किन स्थानों पर महत्वपूर्ण स्थानों पर जलाए जा रहे हैं। तो रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था के लिए इंस्पेक्शन किया गया था। मैंने देखा कि रोडवेज बस अड्डे पर कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको मैंने बताया कि नहीं आप जाइए और रैन बसेरे में रहिए, तो तत्काल सारे लोग चले गए। करीब 15-16 लोग रहे होंगे। तो रैन बसेरों को मुकम्मल हम लोगों ने व्यवस्था बनाई हुई है और सभी से मैं अपील करूंगा कि यदि रात में उन्हें कहीं ठहरने में असुविधा हो रही है तो वो रैन बसेरों में आके निवास करें, कहीं सड़क पर, कहीं खुले स्थान पर, कहीं प्लेटफार्म पर, ऐसे स्थान पर न बैठे जहाँ उन्हें ठंड लग सकती है। ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरे बनाए गए। खबर मेरठ से है जहां पर मेरठ थाना सरदना पुलिस के द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या में वंचित 25,000 का इनामी अभियुक्त अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि जनपद मेरठ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के आदेशानुसार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दिनांक 10 दिसंबर को थाना सरधना क्षेत्र में सरधना की पुलिस टीम के द्वारा कालंद गांव है, वहां पे नहर की पटरी है, उसके आसपास पेट्रोलिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध व्यक्ति उधर से आता हुआ दिखाई दिया। उसको जब रुकने का इशारा किया गया तो उसने अचानक पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा सेल्फ डिफेंस में जब फायरिंग का जवाब दिया गया तो वो घायल हुआ है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और उसकी पहचान कैफ नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो कालिंद गांव का ही निवासी है। पिछले दिनों 1 दिसंबर को
कालिंद गांव में ही एक बच्ची का मर्डर हो गया था, जिसमें ये वांटेड था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित था। इस संबंध में जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा संपादित की जा रही है। यूपी के पलिया पुलिस मनबोध तिवारी की अगुवाई में 2 अंतर्राष्ट्रीय मादक तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लगभग 14 लाख रुपए की मादक पदार्थ बरामद हुआ। दोनों युवक द्वारा नेपाल भारत सीमा पर धनगढ़ी में नेपाली युवाओं से मादक पदार्थ की बिक्री कार्य करवाते थे। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। चंदौली जनपद के नवही स्थित महाविद्यालय परिसर में केंद्रीय पर्यवेक्षक और अतिरिक्त जिला प्रभारी प्रशांत सिंह के नेतृत्व में वुमेन राइट संगठन द्वारा विश्व मानव अधिकार दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रिटायर्ड कर्नल विनय कुमार और वरिष्ठ अतिथि बाबू तूफानी सिंह, महाविद्यालय के प्रबंधक अजय कुमार सिंह के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान कर्नल साहब ने लोगों को मानव अधिकार के बारे में जानकारी दी। बिहार के गया के इमामगंज थाना क्षेत्र के किडनैप किए गए बच्चों को पुलिस ने 6 घंटे के अंदर बरामद किया। आपको बता दें कि अपहरण करने वाले 4 अपराधी ये भी बताते चले कि पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया, जहां पर नगर के नगर पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें बताया कि 8 दिसंबर को इमामगंज थाना क्षेत्र में बड़ी गांव में नदी किनारे खेल रहे 3 और 4 बच्चों में से एक बच्चे को किसी ने अपहरण कर लिया। यह सूचना इमामगंज थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीओपी इमामगंज थाना अध्यक्ष सोहेल पिकेट, थाना अध्यक्ष और कई लोग उनके साथ मौजूद रहे और छानबीन शुरू कर दी। घटना के 6 घंटे बीत जाने के बाद रात्रि में पलामू जिले में पता चला कि वहां पर एक बिचकोल गांव के पास एक नवनिर्मित मकान में आपराधिक कर्मियों के द्वारा उस बच्चे को किडनैप कर रखा गया था, जहां से पुलिस ने अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया और अपहरण किए गए बच्चों को भी अपराधियों से मुक्त करवाया। दिनांक 8/12/2024 को इमामगंज थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि बरडी गांव में नदी के किनारे 3-4 बच्चे थे और वो लोग वहाँ पे क्या कहते खेल रहे थे। उसी दौरान वहाँ पे जब उनके घर वालों जब वो घर नहीं लौटे तो घर वालों ने आके थाना को सूचना दी कि बच्चे का किसी 2 अज्ञात लोगों अभियुक्तों के द्वारा मोटरसाइकिल से उसका अपहरण कर लिया गया है। तो इसकी जानकारी मिलते ही इमामगंज थाना एवं वहाँ पे एसडीपीओ इमामगंज तुरंत वहाँ पे रश किए और पीओ का निरीक्षण किया गया। वहाँ पे आसपास के जो गांव वाले थे और जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे जो पीओ था नदी के पास, उस सबका निरीक्षण किया गया। तो इसमें 6 घंटे के अंदर रात में ही तुरंत जो है टीम हमारी एसडीपीओ इमामगंज और इमामगंज एसएचओ सोहेल एसएचओ और साथ में जो थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं जो पुलिसकर्मी थे एवं जो टेक्निकल टीम है वो लोग तुरंत वहाँ पे उन लोगों की मेहनत के द्वारा 6 घंटे के अंदर उस बच्चे को पलामू क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से उसको सकुशल बरामद किया गया है बच्चे को। तो इसमें ये बताया जाए, जब ये लोग बरडी गांव पहुंचे और वहां पे जब ये लोग छानबीन कर रहे थे और एनालिसिस कर रहे थे तो वहां पर एक आदमी को पकड़ा गया जिसका नाम था अनुज कुमार और वो थाना मैगरा का रहने वाला है। जब उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास एक कीपैड फोन मिला। उसके बाद उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि उसके साथ मिलकर 4 और लड़के हैं जिन्होंने इस बालक का अपहरण कर लिया है फिरौती के पैसों के लिए। तो उसकी निशानदेही पे जो टीम थी तुरंत वहां पे और उसके द्वारा बताया गया कि झारखंड में ले जाया गया है उसको पलामू डिस्ट्रिक्ट में। तो इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत ही रात में ही एसडीपीओ इमामगंज और थानाध्यक्ष इमामगंज, थानाध्यक्ष सोहेल और जो अन्य पुलिस पदाधिकारी प्लस जो टेक्निकल टीम है तुरंत वो लोग झारखंड के लिए निकल गए। इसमें झारखंड में पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिचकिला में ये लोग वहां पहुंचे तो एक नवनिर्मित मकान था जहां पर जो अनुज लड़का था जिसको हमने पकड़ा था उसकी निशानदेही पे जब वो लोग वहां गए तो 3 लड़के वहां पर हम लोग को मिले जिनको विधिवत गिरफ्तार किया गया। उनके नाम हैं सौरभ कुमार, अवध कुमार और पिंटू कुमार। इन तीनों की जब विधिवत तलाशी ली गई तो सौरभ कुमार के पास 3 स्मार्ट मोबाइल फोन मिले, अवध कुमार के पास 1 स्मार्ट मोबाइल फोन और पिंटू कुमार के पास 1 स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किया गया। इसके पश्चात जब नवनिर्मित मकान की तलाशी ली गई तो वहां पे जो हमारा अपहरित बालक था उसको सकुशल बरामद किया गया
और उसी मकान में जो घटना में जो मोटरसाइकिल जो थी उस अपाची मोटरसाइकिल उसको भी वहां से बरामद किया गया है। तो जो 3 लड़के यहाँ पे और पकड़ाए थे इन्होंने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की और जब उनसे पूछताछ की गई कि जो बालक है उसका अपहरण क्यों किया गया था तो उन्होंने बोला कि पैसों के लिए फिरौती की मांग करते उसी के लिए इस बालक का अपहरण किया गया था। बिहार के गया एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है जहां पर देश विदेश से लोग आते हैं और विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में यहां पर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से पिंडदान के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो गया नगर निगम गया शहर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए विफल साबित हो रहा है, जहां स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गया शहर के चांद चौरा स्थित डाकघर के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शहर के कोयरी बाग, राजेंद्र आश्रम, दिग्गे तालाब, जहां पर मात्र 100 मीटर की दूरी पर जिलाधिकारी का कार्यालय है। देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। पोस्ट ऑफिस आए। अच्छा, क्या आपको लग रहा है यहाँ पे भी? बहुत क्या अचड़ा है यहाँ पर। अच्छा, कचड़ा है। तो ये कब से गंदगी हमेशा यहाँ पे बना हुआ रहता है? गया जिला के चांद चौरा मोहल्ला जहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के पास किस तरह देखिए भारतीय स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप स्वयं देख सकते हैं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पोस्ट ऑफिस से ये देखिए बोर्ड पोस्ट टेलीग्राम लगा हुआ है, उसके नीचे पोस्ट ऑफिस है। बगल में जो पोस्टमैन है वो बदबू में काम करने को मजबूर है और यहाँ पर कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। जो भी कूड़ा आता है यहीं पर फेंक देते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर पैसा निकालने जमा करने भी लोग आते हैं और ऑफिस के पास जो आते हैं उनको करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना गंदगी यहाँ पर लगा हुआ है और ये गंदगी देखिए मवेशी भी यहाँ पर है। ये बगल में देखिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस के पास आप देख सकते हैं आदमी आप वहाँ पर खड़ा है और आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गंदगी आप देख सकते हैं कितनी बदबू यहाँ पर आ रही है। आप बता रहे हैं ये चौतरा है आपका पोस्ट ऑफिस का, जहाँ पर देखिए किस तरह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और ये है आपका देखिए रजिस्ट्री करने आप आए हैं। क्या नाम हुआ आपका जी? अच्छा, क्या आपको ये लग रहा है गंदगी महसूस हो रहा है? क्या लगता है आपको भारतीय स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है ना? बिल्कुल स्वच्छता नामे निशान खत्म है। यहाँ पर रजिस्ट्री करना है। तो गंदगी मुझे लग रहा है कि मजबूरी है आपको, क्या कीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं। क्या नाम बताया अपना? डॉक्टर जगन्नाथ सिंह। देखिए ये है डॉक्टर जगन्नाथ सिंह नायक जो रजिस्ट्री करने आया है, लेकिन गंदगी में बदबू लेने को मजबूर है। मजबूरी है डॉक्टर भाई, क्या करें, इसमें क्या कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए पोस्टमैन साहब जो है ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये बदबू का शिकार है। आप देखना ये है कि सुरक्षा में ये न्यूज चलेगी, इसके बाद कितने दिनों के बाद प्रशासन इस पर अमल करती है। बिहार में गया से सुरक्षा न्यूज के लिए RK निराला। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से। दमोह शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर नगर के प्रत्येक विद्यालय पहुंचे, निरंतर स्वच्छता पर संवाद करते रहे और इसी कड़ी में आज बालाकोट रोड स्थित शाइनिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल में स्वच्छता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर श्री कोचर ने अपनी बात रखते हुए विद्यार्थियों को स्वच्छता पर जागरूक रहने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इस मौके पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा उपस्थित रहे। कलेक्टर ने विद्यार्थियों से कहा कि आने वाले समय में बिजली, पानी और पर्यावरण के प्रति हमें सजग रहने की आवश्यकता है। आने वाले 10-15 साल बाद वातावरण इतना प्रदूषित हो जाएगा जिसमें सांस लेना मुश्किल होगा, पीने के पानी की किल्लत होगी। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी व्यर्थ बिजली के उपयोग के प्रति सावधान रहें। किसी भी खाली कमरे में यदि कोई बिजली का बल्ब जल रहा है या पंखा चल रहा है तो उसे तुरंत बंद किया जाए और इसी तरह घर हो या स्कूल, किसी भी नल में यदि फालतू पानी बह रहा है तो उसे भी रोका जाए, नल तुरंत बंद कर दिया जाए। इसी के साथ जब भी आप बाजार सब्जियां या कुछ सामान लेने जाते हैं तो दुकान वालों से कहें कि भैया पॉलिथीन मत दो, अपने हाथ में कपड़े का बैग लेकर जरूर जाएं। कलेक्टर श्री कोचर ने छात्र छात्राओं से कहा कि अपने अपने घरों में यह बताएं कि कचरा गाड़ी में डालें, सूखे और गीले कचरे को अलग अलग डालकर गाड़ी में डालने की लिए आदत डालें, ताकि हम जैविक पदार्थों से बने कचरे का पृथक करके कंपोस्ट करने के बाद उसका प्लास्टिक कचरे का रिसाइकलिंग करवा सके। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया
और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए उन्होंने विद्यार्थियों के सहयोग की अपेक्षा भी की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।